अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। ये हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है इन जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो वो किस तरह से होगा। अगर इसी तरह से हम लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू, यहाँ पर कांस्टेंट जो है हमारा राइट हैंड साइड पे हमने नहीं लिखा, वो यहाँ राइट हैंड साइड हमारी ज़ीरो के इक्वल है, तो ये इस तरह से एक्सप्रेस होगा फिर मैट्रिक्स फॉर्म में ए बी सी। ये हमारा रो मैट्रिक्स आएगा और साथ में मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स आएगा जिसमें वेरिएबल होंगे एक्स वाई 1 इज इक्वल टू 0। अब जब ये मल्टीप्लाई होंगे इस तरह से तो आप वापस आपको ये इक्वेशन मिल जाती है। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि अगर हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी यानी कांस्टेंट को हमने राइट हैंड साइड पे लिख लिया तो उसको किस तरह से हम लिख सकते हैं। ए बी ये मैट्रिक्स आ गया हमारा रो मैट्रिक्स, इनटू कॉलम मैट्रिक्स आएगा एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस सी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास अब ये मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट है, ये मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स हैं और ये मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स है। ये इसको हमने ए के इक्वल लिखा। ये हमारा जो मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स है ये एक्स है और मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट को हमने कैपिटल सी लिया है। अब इसी तरह से अगर हमारे पास एक से ज़्यादा इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं यानी 3 इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं तो a1x प्लस b1y प्लस c1 ये L1 है हमारे पास लाइन। L2 हमारे पास है a2x प्लस b2y प्लस c2। L3 हमारे पास है a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल्स टू 0। अगर इसी फॉर्म में हम रखते हैं और मैट्रिक्स फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करते हैं तो वो किस तरह से होगी। मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट क्या आएगा हमारे पास a1 b1 c1। ठीक है, दूसरी रो आएगी a2 b2 c2, तीसरी रो a3 b3 c3 और साथ में जो हमारा कॉलम मैट्रिक्स आएगा मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स उसमें x y और 1 आ जाएगा और इक्वल टू क्या आएगा, ये कॉलम नल मैट्रिक्स आएगा हमारे पास 0 0 0। ये इस तरह से एक्सप्रेस होगा। और अगर हम कॉन्स्टेंट्स को राइट हैंड साइड पे ले लेते हैं यानी L1 हमारी आ जाती है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू माइनस c1 और L2 है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू माइनस c2। L3 हमारे पास है a3x प्लस b3y इज इक्वल टू माइनस c3। तो इसको अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट हमारा क्या बनेगा, a1 b1 a2 b2 a3 b3, ये a आ गया। और यहाँ पर वेरिएबल्स का जो मैट्रिक्स आएगा वो एक्स वाई कॉलम मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स माइनस c1 माइनस c2 माइनस c3, ये c आ गया। तो ये इस तरह से हम एक्सप्रेस कर देते हैं इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस को मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि अगर हमारे पास 3 लाइंस हैं तो वो अगर किसी एक पॉइंट पर मीट करती हैं तो उसकी क्या कंडीशन होगी। 3 लाइंस का एक पॉइंट पर मीट करने को हम कंकरेंट होना भी कहते हैं या कंकरेंसी, कंडीशन ऑफ कंकरेंसी जो है वो फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पर। कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ 3 लाइंस, अगर 3 नॉन पैरेलल लाइंस हैं हमारे पास, ये तीनों नॉन पैरेलल लाइंस हैं क्योंकि पैरेलल लाइंस जो हैं वो तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं हो सकता, वो पैरेलल होती हैं इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये तीनों नॉन पैरेलल लाइंस हैं हमारे पास। अगर ये कंकरेंट होंगी तो फिर क्या होगा, इसकी क्या कंडीशन होगी। ठीक है, इसका जो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स होगा वो हम देखेंगे उसका डिटर्मिनेंट। यहाँ पर कंडीशन हमारे पास क्या होगी लाइंस के कंकरेंट होने की। L1 L2 एंड L3 आर कंकरेंट if and only if a determinant of coefficients a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 is equal to 0। अगर ये 0 के इक्वल आएगा तो हमारी लाइंस कंकरेंट हैं। ठीक है, और अगर लाइंस करंट हैं, ये गिवन है, तो इसका मतलब है ये डिटर्मिनेंट हमारा 0 होगा। अब इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल यहाँ पर देख लें। क्वेश्चन है ये, चेक वेदर द लाइंस आर कंकरेंट। यहाँ पर आपने चेक करना है कि आपकी जो गिवन लाइंस हैं वो कंकरेंट हैं या नहीं हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करेंगे।
अगर वो इक्वल टू 0 है तो हमारी लाइंस कंकरेंट हैं, अगर नहीं है 0 के इक्वल तो हमारी लाइंस कंकरेंट नहीं है। इफ़ कंकरेंट फाइंड द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। और आगे इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये है कि अगर आपकी लाइंस कंकरेंट हैं यानी एक पॉइंट पर मीट करती हैं तो आपने वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब है हमारी लाइंस कंकरेंट हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, कोई सी इन तीनों में से 2 लाइंस ले लेंगे और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब जो थर्ड लाइन है उसमें अगर हम पुट करते हैं तो उसको भी सेटिस्फाई करेगा वो, ठीक है। और वही हमारा पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होगा, यानी वो पॉइंट होगा जिस पर ये तीनों लाइंस मीट करती हैं। तो अब यहाँ पर ये 3 लाइंस की इक्वेशंस हमारे पास हैं, गिवन लाइंस हैं। अब इनका डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट वो किसके इक्वल आता है, ये देखिए फर्स्ट लाइन से हमें फर्स्ट रो मिलेगी इस डिटर्मिनेंट की, और L2 से ये मिली हमें सेकंड रो, L3 से थर्ड रो मिली। अब इस डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट को हम सॉल्व करेंगे, एवेल्यूएट करेंगे। यहाँ पर हमने यूज़ किए हैं डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ और उससे इसको एवेल्यूएट किया, ठीक है। इस तरह से एवेल्यूएट करने से ये हमारे पास आ जाता है, ये देखें 0 के इक्वल आ जाता है। जब ये डिटर्मिनेंट हमारा 0 के इक्वल आ गया है तो इसका क्या मतलब है कि हमारी जो गिवन लाइंस हैं L1, L2 एंड L3 ये कंकरेंट हैं, यानी एक ही पॉइंट पर मीट करती हैं। अब ये कंकरेंट हैं तो इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इन तीनों लाइंस में से हम कोई सी 2 लाइंस ले लेंगे और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। अब हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि लेट P(x1, y1) बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। 2 लाइंस हमने चूज़ किए हैं, यहाँ पर L1 और L2 ले लिए और उनका हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिया है, सपोज किया है कि वो x1, y1 है। अब ये हमने मालूम करना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने के लिए या तो हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें या फिर इस तरीके से हम निकाल सकते हैं x1 ओवर डिटर्मिनेंट। अब देखिए इस डिटर्मिनेंट में कौन से आएंगे, -4, -3 फर्स्ट रो और 12 1 सेकेंड रो आ गई। फिर y1 के नीचे आप देखिए डिटर्मिनेंट क्या आएगा, -3 1 फर्स्ट कॉलम में और सेकंड कॉलम में 3 5 आ गया। फिर 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ 3 5 -4 12 आ गया। अब इसको जब हम एवेल्यूएट करेंगे x1 ओवर, ये देखिए हमारे पास क्या आएगा 32, y1 ओवर -18, 1 ओवर 56, x1 ओवर 32 इज इक्वल टू 1 ओवर 56 से हमारे पास x1 आ गया 4/7 और y1 ओवर -18 इज इक्वल टू 1 ओवर 56 से हमारे पास y1 क्या आ जाता है -9 ओवर 28। तो हमारे पास पॉइंट P(x1, y1) किसके इक्वल आ गया है 4/7 -9 ओवर 28। ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। और अगर इस पॉइंट को आप L3 में पुट करते हैं तो ये उस लाइन को भी सेटिस्फाई करता है और इस तरह से ये हमारा पॉइंट ऑफ कंकरेंसी बन गया है L1, L2 और L3 का, और यही हमने फाइंड आउट करना था यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अब आगे चलते हैं, अगर हमारे पास एक ट्रायंगुलर रीजन है और उसको उसके 3 वर्टिसेस गिवन है तो उसका हम एरिया किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उसका क्या फार्मूला है। अब ये देखिए अगर हमारे पास ये 3 लाइंस हैं, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है और ये AX1 Y1 हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लाइन L2 और L3 का, BX2 Y2 हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लाइन L1 और L2 का, और CX3 Y3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लाइन L1 एंड L3 का। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हैं, ये देखिए A B C, इनसे यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रही है,
ये ट्रायंगुलर रीजन है जो बाउंड हो रहा है हमारी इन 3 लाइन्स से, ठीक है। अब इसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है, तो वो किस तरह से निकालेंगे, ये होगा किसके इक्वल, हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ, ये जो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे उनके कोऑर्डिनेट्स हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3 और लास्ट वाले कॉलम में हम 1 1 1 लिखेंगे। इसको वैल्यूएट करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन आएगा। एक तो ये है कि आपको लाइंस दी जाए, कहा जाए कि इनसे जो बाउंड हो रहा है एरिया वो आप फाइंड आउट करें, तो आप उन लाइंस को स्केच करेंगे, फिर उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे और वो यहाँ पुट करके आप एरिया निकाल लेंगे। और अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस गिवन हैं और आपसे कहा जाए कि इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करें, तो उस ट्रायंगल के वर्टिसेस को आप यहाँ पुट कर दें तीनों को और इसको वैल्यूएट करें, तो आपके पास उस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। किस तरह से हम करेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन वेयर whose vertices are a 5 3, b -2 2 and c 4 2, ठीक है। ये एक्सरसाइज 4.3 का 31st क्वेश्चन है। इसमें भी हमने ट्रायंगुलर रीजन है उसका एरिया फाइंड आउट करना है जिसके वर्टिसेस हमारे पास हैं, तो हम उसी फार्मूले में अपने ये पुट कर देंगे इसके वर्टिसेस को, 5 3 1 -2 2 1 ये आ गया और 4 2 1 ये इस तरह से आ गया। अब ये जब हमने इसको एवेल्यूएट किया तो ये हमारे पास 3 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। अगर ये हमारे पास 0 के इक्वल आ जाता तो इसका मतलब है कि हमारी ट्रायंगल नहीं बन रही, यानी एरिया 0 आ गया है। ट्रायंगल जब नहीं बनेगी तो एरिया आपके पास 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो हमारे पॉइंट्स हैं ए बी सी वो कोलिनियर हैं। जो 32 क्वेश्चन नंबर 32 है उसमें आपने यही काम करना है। एरिया जब आप फाइंड आउट करेंगे, अगर वो 0 के इक्वल आएगा तो आप कहेंगे कि आपके पॉइंट्स कोलिनियर हैं, अगर वो 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब है वो नॉन कोलिनियर है। अब एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप, उसमें हमने क्या करना है, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन्स y is equal to m1x plus c1, y is equal to m2x plus c2, y is equal to m3x plus c3 are concurrent। यानी ये 3 लाइंस हमें गिवन है, हमने कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि ये लाइंस कंकरेंट हों। अब गिवन लाइंस हमारी कौन कौन सी हैं ये हमने उनकी इक्वेशंस यहाँ पर लिख ली। अब इनको हम एक्सप्रेस करेंगे जनरल फॉर्म में। 3 लाइंस हमने लिख ली हैं। अब देखिए कौन कौन सी हमारे पास लाइंस हैं। L1 है हमारे पास होगी y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, और इसी तरह से L2 हमारे पास क्या आ गई है, y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, L3 इज y इज इक्वल टू m3 प्लस c3। अब इनको हमने इस जनरल फॉर्म में लिख लिया है। L1 हमारी m1x माइनस वाई प्लस c1, m2x माइनस वाई प्लस c2 ये L2 आ गई, m3x माइनस वाई प्लस c3 ये हमारी आ गई है L3। अब इनको हमने मालूम करना है कि ये कनकरेंट। अब लाइंस हमारी कब कनकरेंट होती हैं, जब डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स हमारा इक्वल टू 0 होता है। The lines L1, L2 and L3 are concurrent if determinant, अब ये कोफिशिएंट्स हमने लिखने हैं m1 -1 c1 ये L1 के आगे, m2 -1 c2 ये L2 के हैं, m3 -1 c3 ये L3 के आगे। अब इसको हम डिटर्मिनेंट हमारा इक्वल टू 0 अगर होगा तो हमारी लाइंस कंकरेंट होंगी, ठीक है। इसको इक्वेट किया हमने 0 के, और इसको हम लेफ्ट हैंड साइड को अब एवेल्यूएट करेंगे। यहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूज़ किया है। पहले हमने C1 और C2 को इंटरचेंज कर लिया है यहाँ पर इस स्टेप में, फिर -1 हमने कॉमन ले लिया यहाँ से फर्स्ट कॉलम में से,
फिर आप देखिए इधर हमने क्या किया है कि R1 को हमने R2 और R3 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ये हमें मिल गया, ठीक है। और फिर हमारे पास ये क्या आ गया, डिटर्मिनेंट M2 माइनस M1 C3 माइनस C1 माइनस M3 माइनस M1 इंटू C2 माइनस C1। तो कंडीशन हमारे पास आ गई है कंकरेंसी की, M2 माइनस M1 इंटू C3 माइनस C1 इज इक्वल टू M3 माइनस M1 इंटू C2 माइनस C1। ये हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ P सच दैट द लाइंस, 3 लाइंस हैं हमारे पास, ये हमारी लाइंस कंकरेंट हों, ठीक है। ये एक लाइन है, दूसरी है और ये तीसरी। मीट एट अ पॉइंट, यहाँ पर अब कंकरेंट नहीं लिखा हुआ, मीट एट अ पॉइंट, मीट एट अ पॉइंट और कंकरेंट होने का एक ही मतलब है। तो गिवन हमें क्या, गिवन लाइंस आर L1 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, L2 3x माइनस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, L3 इज 3x प्लस by प्लस 8 इक्वल्स टू 0। गिवन दैट L1 L2 एंड L3 आर मीट एट अ पॉइंट या आर कंकरेंट। अगर ये एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं तो इसका मतलब है इनका जो डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट है वो इक्वल टू 0 होगा। तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट हमने लिखा यहाँ पर, वो हमारा क्या आया, L1 से हमारे पास 2 माइनस 3 माइनस 1, L2 से 3 माइनस 1 माइनस 5 और L3 से 3p8 आ गई इक्वल टू 0। इसको जब हम एवेल्यूएट करेंगे डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए, तो ये देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, p प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -14। p की इस वैल्यू के लिए हमारी जो लाइंस हैं वो कंकरेंट होंगी या एक ही पॉइंट पे मीट करेंगी।